नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या विपक्ष इस हद तक गिर गया है कि वो अपने हार की कुंठा में पूरे देश को अराजकता में झोंक देना चाहता है? ये सवाल मैं अनायास नहीं उठा रहा हूं। यह बात ठीक है कि पिछले 12 साल से विपक्ष का जो एक बड़ा तबका है उसने जीत का स्वाद नहीं चखा है, और चूंकि उसने स्वाद नहीं चखा है इसलिए जिस सिविल सोसाइटी को वो पालता पोसता था उनके भी खाते में पैसा नहीं जा रहा है। उनका भी जो एनजीओ का धंधा था उसको बंद करा दिया गया है। जो वो लोग एफसीआरए के जरिए पैसा वैसा आता था वो भी बंद हो गया है, और कई एक पर शिकंजा कसा जा चुका है, कई एक के घर ईडी सीबीआई पहुंच गई है। तो ऐसी परिस्थिति में कि जब सिविल सोसाइटी जो एक तरह से कहा जाए कि अपने आप को सेकुलर कहती है, उनके सेकुलरिज्म की दुकान पे जो ताला लगना शुरू हुआ, उस ताले से वो इतना एक तरह से कहा जाए कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि साहब पूरे हिंदुस्तान में ही वो आग लगवा देना चाहते हैं। यह प्रश्न अनायास नहीं उठा रहा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उस पर गौर करिए, और उसके बाद में जो लोग अपने आप को सिविल सोसाइटी का हिस्सा बताते हैं उनके कहे गए बातों और विचारों पर गौर करिए। और जब आप इन सब को एक पिक्चर में लाकर रखेंगे, ब्रॉडर पिक्चर, तब आप पाएंगे कि दरअसल इनकी कुंठा कितनी गहरी हो चुकी है। अभी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरी पिक्चर उकेरता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का नतीजा आया है। नतीजा 4 मई को आया, और ये सभी लोग मानकर चल रहे थे कि कुछ भी हो जाए वहां जीतेंगी तो ममता बनर्जी। लेकिन साहब जिस तरह से वहां पर जनता बाहर निकली और उसने वोट किया, उसके बाद से एक आप ये कहें कि राजनीति विज्ञान का नया इतिहास ही लिख गया पश्चिम बंगाल में। और अब तमाम जो सेफोलॉजिस्ट हैं और जो एनालिस्ट हैं उनको पश्चिम बंगाल को नए सिरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां बीजेपी जीती है। यह वैसा ही है जैसे 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई तो सबकी धारणाएं ही उलट गई और सबको दोबारा से राजनीति विज्ञान की किताब के पन्नों को उलटना पलटना पड़ा कि साहब क्या हो रहा है। वैसे ही पश्चिम बंगाल वाले मसले में भी उलटना पलटना पड़ेगा, लेकिन वो उसको उल्टेंगे पलटेंगे नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नतीजों ने मुस्लिम बीटों पर, जो होता था ना कि मुस्लिम बीटो है, यानी बिना आप इनके वोट के जीत नहीं सकते, ये जो बीटो वाला मसला था उस बीटो वाले मसले को खत्म कर दिया। अब वो जो मसला खत्म हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हिंदुत्व की धारा है वो चल रही है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ खुद को एकाकार कर रहे हैं। ये विपक्ष के लिए और विपक्ष के दाने पानी पर पलने वाले सिविल सोसाइटी के लिए खतरे की घंटी है। तो साहब ये लोग बैठ गए ताना बाना बुनने के लिए कि देखिए सब कुछ कर लिया गया, अब ये तो सरकार हटने से रही, तो अब हटाने के लिए कुछ और प्रयोग किया जाए। उस प्रयोग की पहली कड़ी योगेंद्र यादव है। योगेंद्र यादव लगातार ये बताने में जुटे हुए हैं कि एसआईआर के जरिए वोटरों का नाम काटने की कवायद चल रही है। ये तब हो रहा है जब इस मामले में ये लोग बिहार और पश्चिम बंगाल में मुंह की खा चुके हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं और मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और वो एजेंडा वैसा ही है जैसे बांग्लादेश में शुरू हुआ था। तो क्या मैं ये कहूं, और मैं क्या ये ना कहा जाए कि बांग्लादेश की तर्ज पर यहां का विपक्ष और यहां का सिविल सोसाइटी नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश में लगा हुआ है, जैसे वहां शेख हसीना सरकार को हटाने की कवायद थी और उसमें वो सफल रहे। वहां भी प्रयोग इसी डेमोक्रेसी से शुरू हुआ था। 2000 आप ये कहें कि वैसे तो काफी समय चल रहा था, लेकिन 17-18 से वहां पर यह आकार लेने लगा, और 24 आते आते आपने देखा क्या हो गया। तो क्या उसी तरह का प्रयोग यहां भी हो रहा है, क्योंकि डिक्टो पैटर्न वही है। वहां भी कहा गया कि साहब इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, वहां भी कहा गया कि जुडिशरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो गई हैं। यही आरोप बांग्लादेश में लगे थे। तो क्या हिंदुस्तान को भी उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए? ऐसा नहीं कि कोशिश पहले नहीं हुई।
ये जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, ये सब किया इसीलिए जा रहा था और कराया भी गया ताकि यहां का जो जनजी है उसको सड़कों पर उतारा जा सके। कसर कोई नहीं छोड़ी गई। फिर एक बार से वही आप देखिए कि आप उसे कहें आपकी रिबूट कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं? योगेंद्र यादव लगातार वीडियो बना रहे हैं कि एसआईआर के जरिए इतने करोड़ लोगों का नाम कटा जा रहा है, ये किसी भी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो है वोटों की कटौती है, तमाम सारी बातें वो बता रहे हैं, फेसबुक पर टहल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बता रहे हैं कि जेनजी को सड़क पे उतर के आना चाहिए। 2 बार वो जेनजी बता चुका है कि उसको कांग्रेस नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का मन जो है भर नहीं रहा है। फिर इधर देखिए अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं कि जेनजी क्यों अंदर बैठा हुआ, अब तक उसको सड़कों पर निकलकर जो आंदोलन कर देना चाहिए था। ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। योगेंद्र यादव सिविल सोसाइटी के, वो कह रहे हैं कि बिना इसके बात नहीं हो सकती। कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं? कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई जनता को उतरना होगा। पश्चिम बंगाल में जनता ने उतरकर उनको खारिज कर दिया, ये वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज है, एजेंसियां सब कंप्रोमाइज हो गया है, सब कंप्रोमाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार जीत रही है। क्यों सब कंप्रोमाइज हो गया है? क्योंकि अमित शाह की स्ट्रेटेजी में ये सब पानी भर रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है सब कंप्रोमाइज हो गया है। वही अमित शाह को जब आपने जेल में डाल दिया था तब कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ था, लेकिन अभी चूंकि अमित शाह की अगुवाई में, चूंकि स्ट्रेटेजी तो आप कहिए चाणक्य तो वही है, तो उस चाणक्य की अगुवाई में बीजेपी एक तरह से आप कहा जाए कि बाउंड्री पे बाउंड्री मार रही है, तो आप लोगों को जो है तकलीफ हो रही है। तो खैर, तो ये हमने आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। फिर दिल से देखिए, दिल से यानी सिनेमा नहीं, कपिल सिब्बल का कार्यक्रम, जिसमें वो प्रशांत भूषण के साथ है, रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर साहब हैं और कल्याण बनर्जी है। अब देखिए प्रशांत भूषण और लोकुर साहब तो सिविल सोसाइटी के हैं, इसी तरह से आप कहें कि कपिल सिब्बल भी सिविल सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सिविल सोसाइटी वाले जो है वो परेशान है, कह रहे हैं कि नहीं देखिए अब तो लोकतंत्र जो है कंप्रोमाइज्ड हो गया है। बताइए, डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज्ड हो गया है। कैसे हो गया? आप चुनाव ना जीत पाइए तो कंप्रोमाइज्ड है, और आप चुनाव जीत जाइए तो सब कुछ ठीक है। ये तो यही बात हुई ना भाई। प्रशांत भूषण जो है, प्रशांत भूषण बताएं कि कर्नाटक में आप जीत जाइए, केरल में जीत जाइए, तमिलनाडु में थलपति विजय जीत गए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, सब चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई तब तो चुनाव आयोग गड़बड़ा गया। ये क्या हो रहा है? ये दरअसल जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसके जरिए आप एक खास कम्युनिटी को उद्वेलित करना चाह रहे हैं, एक खास कम्युनिटी को सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं, ये बताते हुए कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हम जो है, जो वाकई में जमीन पर जो मुद्दे हैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हार रहे हैं, इसको नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो कंप्रोमाइज्ड है। अब लोकतांत्रिक संस्थाएं चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, चुनाव कराने वाली संस्था चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहा। यही बांग्लादेश का मॉडस ऑपरेंडी था, और उसी मॉडस ऑपरेंडी पर यहां भी चीजें चल रही हैं, और ये लोग बकायदे उसको बढ़ाना है कि फिर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे बचा रहेगा। तो ये क्या खेल है? इस तरह के सवाल खड़ा करके राहुल गांधी का डिसेंट नोट आपको याद होगा, साहब सीजीआई जो है उस मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप डिसेंट नोट लिख रहे हैं। डिसेंट नोट लिखकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। आप इस तरह का नरेशन करना चाह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक विमर्श खड़ा करना चाह रहे हैं। यानी न्यायपालिका, एजेंसियां, चुनाव आयोग सब कंप्रोमाइज्ड है।
सच्चा कौन है? राहुल गांधी और सिविल सोसाइटी के लोग। नजीब जंग साहब को देखिए, वो भी बोले जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार तो किसी को नहीं है कि आप हार रहे हैं तो इस वजह से आग उगलिए, जहर उगलिए और देश को अराजकता में धकेल दीजिए। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। चुनाव लड़िए और जीतिए। आप कहते हैं कि अरे नहीं कहिए साहब, अरे नहीं कहिए। ये जो अमित शाह वहां 25 दिन बैठे थे, क्यों नहीं राहुल गांधी जाकर वहां 25 दिन बैठे रहे? क्यों नहीं कपिल सिब्बल जाकर 25 दिन बैठे रहे? जरा पता करिए, कपिल सिब्बल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है तभी पहुंचेंगे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हारे, चांदनी चौक, नहीं तो वैसे तो जाते नहीं है। आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाते हैं वहां देखने नहीं जाते हैं। और ये जो अमित शाह की भाजपा है, ये चुनाव हारने के बाद पहले देखती है कि हम कौन कौन सी सीट हारे हैं और क्यों हारे हैं, कितने मार्जिन से हारे हैं और कैसे उसको जीत सकते हैं, वो उस पर काम करते हैं। और बाकी विपक्षी नेता किस पर काम करते हैं? इस पर काम करते हैं कि अगर अमेठी हार रहे हैं तो वायनाड शिफ्ट हो जाए, और फिर आप कहेंगे चुनाव कंप्रोमाइज्ड है। मसला यहां चुनाव कंप्रोमाइज्ड का नहीं है। मसला यहां यह है कि आपके पास एक तो स्ट्रेटजी नहीं है, दूसरा आप चांदी और सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो आप मेहनत करना जानते नहीं हैं। तो मेहनत करेंगे नहीं और बता देंगे कि साहब सब कुछ कंप्रोमाइज्ड है, और फिर जनता से आह्वान करेंगे कि सड़क पे आओ। जनता आ रही नहीं है, जनता बार बार खारिज कर रही है और यह कुंठा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। दरअसल ये जनता से नहीं कह रहे हैं, ये उस वर्ग से कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि देखो अगर हम गए तो तुम भी जाओगे, तो इसलिए तुम बाहर निकलो। तो ये जो कोशिश चल रही है, असल में इस कोशिश के खिलाफ कायदे से गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। शाह को इन लोगों का दिमाग सही कर देना चाहिए, क्योंकि बिना उसके ये मानेंगे नहीं। ये खेल सियासत का नहीं है, ये खेल देश में अराजकता फैलाने का है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।